स्वागत है आपका। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच। आज का दिन मैं बहुत एक्साइटेड हूं जी, एनर्जी आ गई है मेरे में। क्यों? मैं किसके साथ हूं? आज सुभाष तालेकर जी के साथ हूं, डब्बा वाला, जिसके बारे में हार्वर्ड और IIM अहमदाबाद और देश की सारी बेस्ट यूनिवर्सिटीज आके इनके ऊपर स्टडी कर रही हैं। सुभाष तालेकर जी के विषय में क्या करते हैं ये लोग? डब्बा वाला 2 लाख डब्बे रोज पहुंचा रहे हैं, 5,000 लोग, और ट्रांजैक्शन की कॉस्ट इतने कम खर्चे में ये पहुंचा पा रहे हैं। लोकल ट्रेन में डब्बा डिलीवर कर रहे हैं। अगर डब्बा वाला रुक गया तो मुंबई रुक जाएगी। क्या? मुंबई कभी रुकती नहीं है, उसमें डब्बा वाला का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सुभाष जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार सर, नमस्कार। भगवान विट्ठल के ये भक्त हैं, पंढरपुर में ये उनकी सेवा करते हैं, विष्णु के उपासक। सुभाष जी, एक चीज बड़ी अच्छी लगी, आपकी टीम में ना कोई सिगरेट पीता है, ना शराब पीता है, ना कोई नशा करता है। सब बड़े शाकाहारी, बड़े नियम से काम करते हैं, ना कभी स्ट्राइक होती है, और छोटी सी आय के लिए पूरी मुंबई को चला रहे हैं। ये जादू आपने किया कैसे? देखो, वैसा देखा जाए तो पंढरपुर जो हमारा पांडुरंग जहाँ पे बसता है जी। उसका वारकरी पंथ कहा जाता है। उसको वारकरी पंथ का ये नियम है। हाँ। गले में तुलसी की माल होती है। हाँ। ना कभी वो शराब पीता है, ना नशा करता है। हाँ। और ना कभी मांस मच्छी खाता है। हाँ। तो डब्बे वाले हम वारकरी पंथ से जुड़े हुए हैं। विट्ठल हमारा भगवान है, इसलिए डब्बा वाला कभी नशा नहीं करता या मांस मच्छी कभी। ऐसी मैन पावर ढूंढते कहां से? इतनी तनख्वाह देकर भी ऐसी मैन पावर नहीं मिलती आज कॉर्पोरेट्स को। सर, जिस विभाग से हम आते हैं, हाँ। पुणे जिला है महाराष्ट्र में, हाँ। वहां से हम आते हैं। हाँ। हमको कहने में अभिमान है। हाँ। वो भूमि ऐसी है, छत्रपति शिवाजी की वो भूमि है। वाह, वाह। और वो संतों की भूमि है, संत ज्ञानेश्वर हो, तुकाराम हो। हाँ। देखो, बिजनेस में क्या चाहिए? हाँ। आक्रामकता चाहिए। हाँ। तो आक्रामकता हमने छत्रपति शिवाजी से ली है। और लीनता भी चाहिए, लीनता यानी नम्रता भी चाहिए। नम्रता और भी चाहिए। नम्रता हमने संत से ली है, यानी संत से ली नम्रता, राजा से ली आक्रामकता। ये दोनों का मिलाप करके हमने बिजनेस चलाया है। देखिए, संत तुकाराम जी और साथ में छत्रपति शिवाजी महाराज, ऐसा कॉम्बिनेशन, डायनामिक, अमेजिंग सर। बड़ा अच्छा लगा। मैंने सुना प्रिंस चार्ल्स आपसे मिलने आए थे, आपने केवल उनको 20 मिनट का समय दिया, आपके पास उस दिन समय नहीं था। हाँ जी, बिल्कुल। जब हमारे डब्बे वाले के शिष्टमंडल को कमिश्नर ऑफ पुलिस मुंबई ने बुलाया था, तो पहले तो डब्बे वाले को डर लगा कि कमिश्नर ने बुलाया, यानी कुछ तो गड़बड़ हो गई कहीं पे। डब्बे वाले ने गड़बड़ कर दिया। डब्बे वाले डर डर के वहां पे गए। तो देखा तो वहां लंदन के वकीलात के लोग बैठे थे सामने। तभी पिताजी थे, रघुनाथ मेहता, सब हमारे बड़े बड़े हमारे लोग थे। तो उन्होंने पूछा उनसे, भाई साहब क्या हो गया? तो उन्होंने बोला, इनका सर आपसे मिलना चाहता है। प्रिंस चार्ल्स? हाँ जी। तो पिताजी ने पूछा, इनका सर यानी कौन? तो बोले प्रिंस चार्ल्स। तो पिताजी को ये भी मालूम नहीं था प्रिंस चार्ल्स नाम का एक आदमी की 2 आदमी है। तो उन्होंने पूछा, भाई ये है कौन? एक प्रिंस, एक चार्ल्स। हाँ जी। तो उन्होंने कहा, ये लंदन का राजा है, वो आपसे मिलना चाहता है। तभी पिताजी ने कहा था, वो लंदन का राजा है, उसका मान आदर सम्मान हम करते हैं, लेकिन मेरे को टिफिन देने जाना। मगर हमारे कस्टमर 2 लाख है, वो महाराजा है। तो एक राजा को मिलने के लिए 2 लाख कस्टमर को हम लेट नहीं कर सकते। अगर राजा को मिलना होगा, वो दिन हमारा होगा, वो वक्त हमारा होगा, वो जगह हमारी होगी। अगर मिलना चाहेंगे तो मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। मगर उन्होंने पूछा, ठीक है कहाँ पे मिलेंगे? तो हमने कहा, रेलवे स्टेशन, जो चर्चगेट स्टेशन हमारा मुंबई में है, उसके बाहर जो फुटपाथ है, उनको बोला राजा को वहां पे आइए, हमसे मिलिए। और राजा भी वहां पे आके हमको मिला। वाह जी, हमने सुना ये प्रिंस चार्ल्स ने आपको अपने यहाँ शादी पे भी इनवाइट किया था, परिवार? हाँ जी, प्रिंस चार्ल्स हमें मुंबई में आके मिले। उसके बाद हमारा जीवन ही बदल गया। लोग हमको मैनेजमेंट के गुरु कहने लगे। और उसी दरमियान प्रिंस चार्ल्स शादी कर रहे थे। तो हमसे पत्रकार पूछने आ गए, भाई तुम्हारा दोस्त शादी कर रहा है, तो उसको गिफ्ट देंगे कि नहीं देंगे आप? देखो, शादी पहली की दूसरी, उससे कोई अपने लेना देना तो था नहीं। क्योंकि डायना मैडम का निधन हो गया था, और कमिला भाभी के साथ मेरी 2nd शादी थी। और कमिला भाभी उसकी बचपन की सहेली थी, और बचपन का प्रेम 55 में जाग उठा, ऐसी स्थिति थी वो तभी। क्योंकि राजा की उम्र 55 ही साल थी मेरे ख्याल से। तो देखो, अपना दोस्त था तो उसको कुछ गिफ्ट देना चाहिए, ऐसा हमें भी लगता था। मगर कहाँ सुदामा और कहाँ द्वारका का राजा श्री कृष्ण, इनकी दोस्ती थी। मगर एक राजा था, एक गरीब ब्राह्मण था, वैसे हम थे। और हम तो डब्बे वाले, उसको क्या गिफ्ट देंगे? तो हमने ऐसा सोचा कि जो मराठी लोग शादी में ड्रेस पहनते हैं ना, वधू और वर, वो अपन उनको गिफ्ट देंगे, पहनेंगे कि मालूम नहीं, मगर देना फर्ज बनता है। फिर हमने वो सब पोशाक राजा का, वर्जों का लिया। और वधू के लिए हमने साड़ी ली थी, जो पैठनी साड़ी रहती है, वो साड़ी ली थी। और उनको वो गिफ्ट हमने लंदन में भेज दिया था। तो रानी एलिजाबेथ को गिफ्ट बहुत पसंद आ गया। तो पहनी वो? नहीं, उन्होंने बोला कि मेरे डब्बे वाले भाई ने ये भेजा है, तो उनको क्यों ना शादी में बुलाए। तो 2 डब्बे वाले को फिर शादी में वहां पे बुलाया था, और 2 डब्बे वाले प्रिंस चार्ल्स की शादी में लंदन में गए थे। वाह वाह। रिचर्ड ब्रांसन, वर्जिन एयरलाइंस के चेयरमैन, दुनिया के सबसे बड़े खास, इतनी बड़ी शख्सियत है, आप सब जानते हैं रिचर्ड ब्रांसन के विषय में। वो भी आपसे बहुत सीखने आए थे, मैंने सुना। और आप ही की वर्दी, टोपी पहन के, गांधी टोपी, जमीन पे बैठ के आपके साथ फोटो खिंचाए थे। सर, रिचर्ड ब्रांसन हमसे मिलने आए थे, और दादर हमारा रेलवे स्टेशन है, वहीं पे हमारे साथ में चढ़े, लगेज कंपार्टमेंट में चढ़े। और फिर चर्चगेट में उतरे। कोई कॉन्फ्रेंस रूम नहीं था? नहीं, हमारे लगेज डब्बे में वो भी डब्बा लेके आए थे।
तो कुछ पत्रकार थे वहां पे चर्च के स्टेशन पर, तो पत्रकार उनसे सवाल पूछते थे, रिचर्ड बैंसन आप डब्बे वालों को क्यों डिस्टर्ब करना चाहते हो? तो उन्होंने कहा मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, ये कुछ तस्वीरें उनके साथ मैं निकलना चाहता हूँ। विश्व में जितनी भी बड़ी बड़ी सिटी है वहां पे मेरे ऑफिस है, उस ऑफिस में वो लगाना चाहता हूँ। जब मेरे वर्कर काम पे आएंगे तो मैं उससे बोलूंगा काम करना तो डब्बे वाले जैसा करो, 6 सिग्मा नहीं तो 2 सिग्मा अपनी कंपनी को जरूर मिल सकता है। 6 सिग्मा आपको बता दूं 1,60,00,000 ट्रांजैक्शन में एक एरर, मैं समझा पा रहा हूं आपको, 16 मिलियन ट्रांजैक्शन में एक एरर। डब्बा वाला परफेक्शन के सिनोनिमस है। क्या बोलते हैं, ठंडा मतलब कोका कोला, लाइफ इंश्योरेंस मतलब LIC, देश का नमक टाटा, इसीलिए परफेक्शन का मतलब डब्बा वाला। ये 6 सिग्मा समझाइए थोड़ा सा सर। नहीं, हमको तो लोग कहते हैं कि 1 मिस्टेक इन 16 मिलियन ट्रांजैक्शन। अगर डब्बे वाले को आप पूछोगे डब्बा वाला व्हाट इज एरर, तो बोलेगा आई डोंट नो एरर बट समबडी सेज एरर इज हॉरर एंड डोंट लुक इन मिरर। सिर्फ भगवान से गलती नहीं होती, बाकी इंसान से तो गलती हो सकती है, तो हमसे भी गलती होती है, नहीं ऐसी बात नहीं है। मगर जब हमारी गलती होती है ना, हम तुरंत डब्बे वालों को गलती बताते हैं कि भैया तुम्हारी गलती हो गई, सेकंड गलती नहीं करना है आपको। अगर सेकंड गलती होती है उसको फाइन किया जाता है, और थर्ड गलती होती है तो हम उसको काम से दूर कर देते हैं। हमेशा कहते हैं हम कि पहली गलती अनजान, दूसरी गलती नादान, तीसरी गलती शैतान, और बार बार गलती पाकिस्तान। कितना भी सर्जिकल स्ट्राइक करो सुधरता नहीं है। ये मैं जानना चाहता था, 8वीं पास ज्यादातर लोग हैं आपके पास, ऐसी मैन पावर आपने जो पढ़े लिखे नहीं है, और उसको भी हार्वर्ड को मजबूर कर दिया आपने, बॉस्टन से अमेरिका से यहाँ करके आपको समझने के लिए। IIM अहमदाबाद सबसे प्रेस्टिजियस, तो मैंने सुना इसमें कुछ कलर कोडिंग करके, कुछ नंबर डाल करके आप पूरा अपना सप्लाई चेन डिलीवरी मैनेजमेंट आप करते हैं, थोड़ा इसके बारे में बताइए। देख, लगभग 5,000 डब्बे वाले काम करते हैं, मगर उसमें 3,500 तो अनपढ़ है। पढ़े लिखो लोगों का मान सम्मान आदर हम भी करते हैं। मैं ग्रेजुएट हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, मुझे मालूम है, मगर हमने हमेशा देखा जितने पढ़े लिखे लोग ज्यादा होते हैं ना सर, उतने सवाल ज्यादा पूछते हैं, व्हाट इज दिस, दिस इज अ व्हाट। अरे काम कम होता है। अच्छा, बेचारे हमारे भाई जो है, दिस इज व्हाट, अच्छा, हमारे भाई अनपढ़ है, उनको कोई सवाल ही नहीं आता। उनको एक ही सवाल आता है कि मेरे हाथ में किसी का डब्बा है और 12 बजे मुझे ऑफिस में देना है, लंच टाइम कवर करना है। बेचारा उसका आंसर ढूंढते रहता है, और उससे हमारा काम भी चल जाता है। ये कलर कोडिंग समझाइए कैसे किया आपने? देखो, जब जैसी मेरे दादाजी कहा करते, जब मुंबई छोटी थी, 7 आइलैंड थे मुंबई में, तो डब्बे का बिजनेस भी कम था, तो पहले ट्रेड धागा बांधते थे, लाल धागा बांधने से गिरगांव में जाने वाला, पीला बांधने से मझगांव में जाने वाला डब्बा। ऐसा ऐसा मुंबई बढ़ने लग गई, लोकेशन को कलर दिया। हाँ जी हाँ। बाद में हमने कुछ सिंबल इस्तेमाल किए, प्लस माइनस इक्वल टू, ऐसे सिंबल इस्तेमाल किए। बाद में मुंबई और बढ़ गई, विरार तक गई, इधर कल्याण तक बढ़ गई, डब्बे भी बढ़ गए। फिर डब्बे वालों ने अपनी खुद के हिसाब से हमारी कोडिंग सिस्टम बनाई, और खुदा ना खास्ता वो कोडिंग सिस्टम अच्छी चल गई, और वही जो है आपका 1 in 16 मिलियन ट्रांजैक्शन पे चला गया, एरर फ्री। देखिए, एक बड़ी अच्छी बात आप समझ सकते हैं इसमें कि पढ़े लिखे लोग अगर हों तो आपको शीट दे सकते हैं, आप प्रिंट आउट्स दे सकते हैं, आप मैनुअल फाइल्स बना के दे सकते हैं। अगर लोग पढ़े लिखे नहीं है तो कलर कोडिंग, सिंबल, प्लस माइनस इक्वल टू। लेकिन ये शुरू में समझाते कैसे, ट्रेनिंग देते हैं अपनी मैन पावर को? हाँ जी बिल्कुल। जब डब्बे वाला हमारे पास नया जुड़ता है तो हम बाकायदा 1 महीने उसको पहले ट्रेनिंग देते हैं। डब्बे की लाइन बताती है, साइकिल ट्रैफिक में कैसा चलाना, ट्रेन में कैसा चढ़ना उतरना, ये सब बताते हैं, और 1 महीने के बाद उसको ज्वाइन करके लेते हैं। तो इतना सामान, एक डब्बा वाला कितना डब्बा लेके जाता है? एक डब्बा वाला 30 से 40 डब्बा, 30 से 40 सरासरी डब्बा। एवरेज तो होता उठाता है। कैसे है वो? देखो, उठाता कैसे, तो हम जिस विभाग से आए हैं वो मावल कहा जाता है, तो वही से वो तो हमारे ऊपर तो पर्वत है, खाइया है, तो वैसे भी हम शरीर से मजबूत है, इसलिए 30 डब्बा तो बैग थैले में लेके जाते हैं? नहीं, हमारा साइकिल होता है या हाथगाड़ी होती है, और बाद में ट्रेन में यूज करते हैं। तो एक आदमी से आप कितना पैसा चार्ज करते हैं 1 महीने का? एक बार वैसा देखा तो दूरियां जो डब्बे की होती है उसके ऊपर डिपेंड होता है। अगर विरार से मंत्रालय डब्बा आता होगा तो 1,500 भी होता है, बोरीवली से मंत्रालय डब्बा आता होगा तो 1,000 रुपये भी होता है। कितना किलोमीटर है ये? 60 किलोमीटर है विरार से मंत्रालय, 60 किलोमीटर आना और 60 किलोमीटर जाना। 120 किलोमीटर मल्टीप्लाइड बाय 25 दिन, बिल्कुल। तो इसका मतलब लगभग 3,000 किलोमीटर आप इसके लिए ट्रैवल करते हैं, और उसमें क्या चार्ज करते हैं? 1,500 रुपये चार्ज करते हैं उसको। तो मतलब समझ लो 50 पैसा पर किलोमीटर। बिल्कुल। इससे सस्ता तो मुझे लगता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम कोई है ही नहीं देश में। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ? ये आपने कैसे किया, इतने कम चार्ज में आप खाना डिलीवर करते हैं? अच्छा, जिसका घर से है खाना उसी को मिलता है? बिल्कुल, जिसका आपने खाना बस खाली क्या किया, 50 पैसा किलोमीटर, 1,500 रुपया महीने का आपने उससे ले लिया। एक मेरे को बहुत अच्छी चीज आपको जान के लगेगा कि इन्होंने एक रोटी बैंक भी शुरू किया है, कपड़ा बैंक भी शुरू किया है। ये रोटियां इकट्ठी करते हैं, खाना इकट्ठा करते हैं, कपड़ा लोगों से इकट्ठा करके गरीबों तक पहुंचाते हैं, उसके लिए किसी से कोई चार्ज भी नहीं लेते। आप उसके बारे में बताइए। देख, तो 3 साल पहले क्या हुआ था इस मुंबई में, तो मेरा भी बचपन मुंबई में गया, तो ये मुंबई में 2 चित्र मैंने हमेशा देखे थे, आपने भी देखे होंगे, कि इस मुंबई में बड़े बड़े लोग रहते हैं। नवकोट नारायण की मुंबई कहा जाता है। मुंबई में किसी भी बहाने में पार्टी तो होती रहती है, तो पार्टी में फिर खाना बचता था, तो खाना फेंक देते थे, वो देखते थे। एक चित्र ये था। दूसरा चित्र मुंबई में मैंने ये भी देखा था कि स्टेशन के बाहर फुटपाथ पर, ब्रिज के नीचे भूखे लोग सोते थे। कई जगह पे तो कचरे में से खाना उठा के बच्चा खाता था, हमने देखा था।
तो ऐसा लग रहा था कि एक जगह पे खाना फेंक देते, एक जगह पे खाना नहीं मिलता है। तो मैंने मेरे भाईखला से ही चालू किया था। मैं भाईखला से पहले मेरे जो कैटरर्स है उनसे जाके मिला कि भाई तुम्हारे पास खाना बचेगा तो फेंकना नहीं, मेरे को फोन करो, मैं साइकिल लेके आएगा, खाना भाईखला स्टेशन पे जाके आप बांटेगा। अपना पर्सनल नंबर दिए? जी मेरा पर्सनल नंबर ही है वो, तो जो अभी मेरा पर्सनल नंबर ध्यान रहे आप प्रेसिडेंट हैं एसोसिएशन के। तो उससे चालू किया। फिर मेरे डब्बे वाले उससे जुड़ गए। अभी तो हमारे पास हमारे वाहन है, वो वाहन से हम खाना खिलाते हैं। यानी आज की तारीख में 500-600 लोगों को हम हर दिन का खाना खिलाते हैं, रोज? जो खाना फेंकने वाला था। तो अगर किसी के घर खाना बच रहा है तो आपको फोन कर सकता है वो? बिल्कुल, खाना बचता है तो हमको फोन करो, हमारा डब्बा वाला आएगा, वो साइकिल पे खाना लेगा और गरीबों में बांटेगा। ओह ओके, तो वो खाना जो डस्टबिन कूड़े में जा सकता था वो किसी गरीब के पेट में जा रहा है। बिल्कुल जी। तो इसके लिए क्या आप कोई नंबर शेयर करना चाहेंगे हमारे हाँ दर्शकों जी, को? अगर उसके लिए किसी का नंबर लेना हो तो मेरा खुद का नंबर लीजिए 9867221310। ये नंबर फ्लैश कर देंगे हम आपके लिए, शायद मेरे हाथ के इशारे पे दिखता हो आपको नंबर। आप इस नंबर पे फोन करें, लेकिन ये सुविधा मुंबई के लिए अवेलेबल है। मुंबई के लिए, मुंबई अभी ये मुंबई के बाहर नहीं है, पर ऐसा मिशन है, मुझे लगता है इस मिशन के लिए हम देश में सब लोगों को आगे आना चाहिए, क्योंकि बहुत जगह खाना वेस्ट हो रहा है। सर ऐसा देखा जाएगा तो मुझे ज़्यादा आंकड़ेवारी मालूम नहीं, मगर भारत 135 करोड़ की भारत की आबादी है, उसमें से 20% लोगों को खाना नहीं मिलता है। यानी 25 करोड़ लोग ऐसे भारत में जिनको खाना नहीं मिलता है। अभी बहुत बड़ा स्कोप है। तो हम तो ये चाहेंगे कि जय कई लोगों को अपील करेंगे, आपके आजू बाजू में अगर खाना खराब होता होगा, फेंकने वाला खाना होगा, तो आप वो लीजिए और आपके बाजू बाजू में कहीं गरीब दिखेगा आपको और उसको खिलाइए, ताकि उसकी भूख मिट सकती है। मैंने सुना मोदी जी के स्वच्छ भारत आंदोलन में भी आप जुड़े, आप समुद्र के बिल्कुल। किनारे काफी साफ सफाई आपने किया। मुझे अभी भी याद है 25 दिसंबर 2014 नरेंद्र मोदी साहब वाराणसी में भाषण करते थे। समय होता 1:35 का। मैं भी लाइव भाषण देख रहा था वो, और उन्होंने स्वच्छ भारत के दूत नियुक्त किए। उसमें डब्बे वाला भी था, गांगुली भी थी, उसमें साथ हमारा भी नाम था। अभी तो मैंने देखा कि नरेंद्र मोदी साहब ने अपने दूत नियुक्त किया है, तो मुझे मालूम था कि 2 बजे हम लोअर पुलिस स्टेशन पे आते हैं, तो मैं 2-3 डजन झाड़ू लेके लोअर पुलिस स्टेशन गया, मेरे डब्बे वाले साथी थे, तो 2 बजे हमने लोअर पुलिस स्टेशन में साफ सफाई की मुहिम चालू कर दी थी। तभी तो नरेंद्र मोदी साहब का भाषण ही चल रहा था। तो एक जगह मोदी साहब का भाषण चल रहा है, एक जगह पे हमारे साफ सफाई चालू कर दी। यानी आधे घंटे में रिस्पांस किसने दिया था? तो मुंबई के डब्बे वाले ने दिया। अच्छा, थोड़ा वो कपड़ा भी आपने काम शुरू किया, कपड़ा बैंक, उसके बारे हाँ में जी, कपड़ा बैंक का भी सर ऐसा था कि मुंबई ऐसी नगरी है जहाँ का कपड़े की चमक कम होती है तो लोग कपड़े बदल देते हैं। और मुंबई से लग के इलाका है पालघर, डहानू, जवार, मोखाड़ा, ये आदिवासी इलाका है, और वहाँ पे कपड़े नहीं मिलते। अभी वैसे देखा जाए तो हम डब्बे वाले के कस्टमर भी तो है ना, जिसके हम डब्बे पहुंचाते उनको अपील करते कि भाई अगर तुम्हारे पास कपड़ा होगा तो फेंकना नहीं, आप हमें दे दो, हम उसको प्रेस करेगा और दिवाली के पहले जाके आदिवासी एरिया में बांटेगा। कम से कम उनको कपड़ा तो मिलेगा। आदमी की जरूरत है क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। अभी मकान हमको ही रहने को नहीं तो हम किसी को दे नहीं सकते। लेकिन इसमें आप पैसा तो नहीं मिलता है? नहीं, बिल्कुल पैसा नहीं, इसमें कुछ नहीं, कोई पैसा नहीं मिलता। तो ये बिना पैसे के आपकी मैन पावर कैसे तैयार हो जाती है करने की? देखो ये अगर मन में किसी को मदद करने की भावना हो ना, तो पैसा कोई मायने नहीं रखता। जो मेरे डब्बे वाले साथी हैं उनको ऐसा लगता है कि चलो थोड़ा अपनी मेहनत करेंगे तो किसी की भूख मिट सकती है, किसी को कपड़ा मिल सकता है, तो करने में क्या जाता है। दिस इज कॉल्ड अमेजिंग एग्जीक्यूशन। जो आपका मेन काम है उसके साथ साथ आपने पैरेलल भी काफी सेवाएं शुरू कर दी हैं। सर एक बात मेरे ध्यान में आती है, जो फेडेक्स है दुनिया की नंबर 1 कोरियर कंपनी, आज वो नंबर 1 कोरियर कंपनी को भी आपसे सीखने के लिए बहुत कुछ है। आप बिल्कुल लेट नहीं होते, खाना भी आप टाइम से पिकअप करते हैं। मैंने सुना है कि अगर टिफिन 2 मिनट से लेट कर दे कोई महिला घर में देने के लिए, तो आप उसको वार्निंग दे देते हैं, भाई लेट करेंगे तो आगे चलेंगे नहीं। हाँ देखो, हम जब डब्बे वाला क्या करता है, पहले दिन घर पे जाता है, जो हमारी भाभी होती है उससे बात करता है, भाभी मैं 9 बजे आपके यहाँ पे डब्बा लेने को आऊंगा, 9:02 नहीं, 9 बज के पहला रेडी रखो। अगर डब्बे वाला पहला दिन जाता है, डब्बा रेडी नहीं होता है, भाभी को लगता है इतना फास्ट डब्बा वाला नहीं आएगा। वो डब्बा वाला बोलता है भाभी से, भाभी क्या हो गया, 9 बजे बज गए। भाभी बोलती है डब्बा वाला 5 मिनट रुकना, मैं चपाती बनाती हूँ। वो तो डब्बे वाला पहले दिन बोलता है ठीक है 5 मिनट आपके लिए मैं आज रुकता हूँ, लेकिन कल से रुकने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ट्रेन नहीं रुकेगी, ट्रेन मेरे लिए रुकती नहीं है। फिर वो 5 मिनट रुकता है और डब्बा लेके जाता है। अभी भाभी को ऐसा लगता है कल डब्बा वाला रुका तो शायद दूसरे दिन भी रुकेगा। दूसरे दिन डब्बा वाला जब जाता है तो भाभी बोलती है रुक मेरा चावल बनना बाकी है, तो डब्बे वाला रुकता नहीं है, वो डब्बा छोड़ के चला जाता है। फिर ऑफिस में जाने के बाद भाई पूछता है मेरा डब्बा किधर है, तो बोलता है मैं घर पे गया था लेकिन डब्बा रेडी नहीं था। अभी भाई घर पे जाके भाभी को क्या बोलता है, हमको तो नहीं मालूम क्या बोलता है। अगर तीसरे दिन जब डब्बे वाला जाता है, बेल दबाता है, तो झट से हाथ में भाभी डब्बा देती है। यानी वो जो हमारी भाभी और भैया को नहीं डरती, ये डब्बे वाले के बेल से डरती है। तो खाना पहले तैयार रहता है? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम आपके आने से पहले। देखो डब्बे वाला, हर डब्बे वाला 30 डब्बा जमा करता है। अगर हर कोई आदमी उसको 2-2 मिनट लेट करेगा तो 1 घंटा लेट हो जाएगा, लंच का हमारा डिनर हो जाएगा। फिर इसलिए हम लोगों को भी कहते हैं, बारिश तूफान में भी आप लोग टाइमली पहुंच जाते हैं, कैसे करते हैं? जब तक मुंबई की लाइफलाइन है लोकल, हमारी लाइफलाइन भी लोकल है, जब तक लोकल चलती है
धूप हो बारिश हो जो भी, तब तक मुंबई का डब्बे वाला चलता है। अगर लोकल रुक गई तो हम भी रुक गए। देखिए एक बात है कि आपके यहाँ कभी मैंने सुना स्ट्राइक भी नहीं होती है, क्योंकि मुझे लगता है क्योंकि आपने लोगों को एम्प्लॉय नहीं रखा, उनको ओनर बना दिया है, शेयर होल्डर बन गए हैं वो आपकी कंपनी में। एक वर्कर जो 8वीं पास नहीं है वो आज शेयर होल्डर है, कंपनी का प्रॉफिट के अंदर ओनर हो गया है वो। ये कोऑपरेटिव मॉडल है, इसके बारे में समझाइए सर। हमने देखा था मुंबई में 1982 एक स्ट्राइक हुआ था। 1982 में 82 में 1982 में मुंबई में 64 मिल हुआ करती थी, 64 मिल। 64 मिल थी, और सब वहाँ पे गिरनी कामगार काम करते थे। 2.5 लाख गिरनी कामगार काम करते थे। स्ट्राइक हो गई, अभी भी स्ट्राइक खत्म नहीं हो गई। अरे गिरनी तो गिरन तो बंद हो गई, मिल तो बंद हो गई, वो गिरनी कामगार बेमौत मारे गए। तभी मेरे दादाजी थे, हमारे पास भी 35 कामगार थे ना। अच्छा, तो कामगार भी आखिर सब कर सकता है। इसके लिए क्या करना चाहिए? तो आला काम डब्बे वाले के नेता थे, उन्होंने डिसीजन लिया सब कामगार को शेयर होल्डर कर देते हैं। अभी डब्बे वाले मालिक बन गया बिजनेस का, तो स्ट्राइक क्यों करेगा? इसलिए 128 साल की हमारी हिस्ट्री में कभी स्ट्राइक आया नहीं। अमेजिंग, अमेजिंग, दिस इज आउटस्टैंडिंग। आपकी जैसी इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी से देश को बहुत सीखना चाहिए। सुभाष जी, वैसे तो आप लोग की बड़ी अचीवमेंट्स रही हैं, पर मैंने सुना है कि आपको ISO सर्टिफाइड भी किया गया और 6 सिग्मा भी आपको सर्टिफिकेशन मिला, और इसके पीछे भी कुछ अजीब सी कहानी थी। आप अगर कुछ शेयर करना चाहें हमारे दर्शकों से। देखो, हमको 6 सिग्मा मिला, ISO सर्टिफिकेट मिला। ये सर्टिफिकेट पाने के लिए तो डब्बा वाला काम नहीं करता है। और वैसे अगर डब्बे वाले से अगर आप पूछोगे ये सर्टिफिकेट आपके जीवन में क्या मायने रखती है, तो बोलेगा ये सर्टिफिकेट हमारे जीवन में 0 मायने रखती है। क्योंकि ये सर्टिफिकेट मिलने से ना डब्बे वाले की आमदनी बढ़ी है, ना कुछ काम कम हुआ है। ठीक है, मान सम्मान जरूर मिला है। अगर अच्छा काम करोगे जीवन में तो मान सम्मान आदर मिलेगा, लोग तुमको ढूंढते आएंगे, आप कहाँ पे होगे वहीं पे आके सत्कार करेंगे और सर्टिफिकेट देंगे। तो मैं लोगों को अपील करना चाहता हूँ, जो भी काम करना है तन मन लगन से कीजिए, यश जरूर मिलेगा। अपने आप सफलता पीछे आएगी। बिल्कुल जी, आपके। बिल्कुल। तो ये सर्टिफिकेट्स आपको कब मिले, किस साल में मिले, और कैसे आपको सर्टिफाई किया, इसका क्या प्रोसेस रहा था? वो तो हमको मालूम भी नहीं सर। 6 सिग्मा हमको दिया गया, मेरे ख्याल से दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट 20 स्टूडेंट मुंबई में आए थे। तभी सीके प्रहलाद, जिनको मैनेजमेंट का गुरु कहा जाता था, हालांकि 2-3 साल पहले उनका निधन हो चुका है, उन्होंने वो टीम भेजी थी। वो टीम वहाँ महीना भर मुंबई में रही, वो पूरे डब्बा का सर्वे किया, और फिर वो रिपोर्ट उनको दी, उन्होंने फोर्ब्स मैगजीन को दी, और फोर्ब्स मैगजीन ने वो 6 सिग्मा के बारे में डब्बा वालों को बोला कि 6 सिग्मा से बढ़कर इनका काम है। और ISO सर्टिफिकेट आपने अप्लाई नहीं किया है? नहीं, हमने नहीं। हमको डब्बा वालों को अर्जी लिखने को नहीं आता है, फॉर्म भरने को नहीं आता, तो हम कहाँ पे करेंगे अर्जी कि हमको सर्टिफिकेट दे दो। और ISO कैसे? ISO सर्टिफिकेट वाले भी हमारे पास आए थे, भाई तुम्हारे पास 6 सिग्मा है? बोला है। तो लोगों को पहले ISO मिलता है, बाद में 6 सिग्मा मिलता है। तुम्हारे पास पहले से है तो ले लो, तो हमने भी दे दो। अरे कहने की बात सर ये है, तुम अच्छा काम करो, लोग अपने आप ढूंढते आपको आएंगे और अपने को सर्टिफिकेट देंगे। अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट बिल्ड कर दें तो प्रॉफिट अपने आप आता है। प्लीज डू नॉट रन बिहाइंड प्रॉफिट, लुक फॉर मोर प्रॉब्लम्स इन लाइफ ऑफ योर कस्टमर। ढूंढिए कौन सी ज्वलंत समस्या आप मार्केट की सॉल्व कर सकते हैं। आज 2 लाख डब्बे ये पहुंचाते हैं और खाली 2 लाख डब्बे वापस भी लेके आते हैं। 4 लाख डब्बों का ट्रांजैक्शन वो 5000 डब्बे वाला करते हैं, आपस में प्रॉफिट बांटते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कभी कोई स्ट्राइक नहीं, कोई तकलीफ नहीं हुई। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं सुभाष भाई, आपने आज समय निकाला, आप आज हमारे स्टूडियो आए, क्योंकि ये इतने बिजी व्यक्ति हैं जो प्रिंस चार्ल्स से नहीं मिले, लेकिन आज उन्होंने आपको हमको समय दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे आज एक और रिक्वेस्ट करूं, क्या नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए आप आज किसकी केस स्टडी और सुनना चाहेंगे। वर्ल्ड का नंबर 1 एंटरप्रेन्योरशिप यूट्यूब चैनल बनाने के लिए, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाने के लिए, बेल आइकॉन हिट करते रहने के लिए, वीडियोस को लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए, हर बार की तरह आपका प्रेम पूर्वक इस बार भी बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।